जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से। यह है इंग्लिश प्रैक्टिस का 21 दिन का हार्ड चैलेंज, इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज का पहला दिन। यानी कि पहले दिन हम लोग पहला सेट कंप्लीट करेंगे। 21 दिन के हार्ड चैलेंज में इंग्लिश प्रैक्टिस में हम लोग किस तरह से इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे मैं आपको शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूं। उसके बाद हम क्लास को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसी सीरीज है जो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चलेगी। पहली क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, एक डेमो क्लास की तरह। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक 100 क्वेश्चन का एक बहुत ही प्यारा सा हमने प्रैक्टिस सेशन तैयार करा जो आपकी पूरी इंग्लिश को कवर करेगा, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके वॉइस के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके नरेशन के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे, जिसमें आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन और फिलर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है हमारा वोकैबुलरी का। तो हमने 35 क्वेश्चंस ओवरऑल वोकैबुलरी के इसमें डाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका या तो 2 क्लोज टेस्ट, 1 पैसेज या 4 क्लोज टेस्ट होंगे। इस तरह से आपका एक सेट तैयार हो जाता है, सेट 1। और एक सेट के अंदर आपके 100 क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे हम लोग 21 सेट्स करने वाले हैं 21 दिन में। इसका मतलब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 2100। यानी कि आपको 21 दिन के हार्ड चैलेंज के अंदर 2100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और यह प्रैक्टिस सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो प्रैक्टिस की बारी है और हाई लेवल प्रैक्टिस की बारी है। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज में आपको हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से भरी हुई क्लास, प्रैक्टिस क्लास आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो क्लास का पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की क्वेश्चन नंबर 1 से। पूरा जो मैंने प्रोसेस है वो आपको बता दिया है कि 21 दिन में हम कैसे कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पहला दिन है, पहला सेट कंप्लीट करेंगे। पहली क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है एज अ डेमो। और ये कोई अलग से कोर्स नहीं है 21 दिन का, ये हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज हैं इंग्लिश के, अगर आप में से आपने किसी भी कोर्स में से कोई एक कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आप के कोर्स में ही ये सारी क्लासेस ऐड होंगी। अलग से कोई बैच नहीं है 21 दिन का। अगर आपने कोई फाउंडेशन कोर्स ले रखा है, आपने कोई प्रैक्टिस बैच ले रखा है, आपने कोई भी इंग्लिश का बैच ले रखा है, आपके बैच में, आपके कोर्स में ये 21 दिन का चैलेंज अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और सेक्शन नंबर 1 भी आपके सामने, यानी कि पहला सेक्शन। ठीक है भाई, पहला सेक्शन क्या है, वॉइस नरेशन का, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही। और ये प्रैक्टिस सीरीज भाई आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है, क्योंकि देखो YouTube पर फ्री कंटेंट मैंने हद से ज्यादा पढ़ा रखा है और भी टीचर्स ने बहुत सारा पढ़ा रखा है। अगर YouTube से आप लोग पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 1200 वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई इंग्लिश की। ठीक है, तो इतना कंटेंट मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि अब मुझे और ज्यादा फ्री में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके हमारा कोई भी पेड बैच लिया है, ठीक है, तो उनके लिए मुझे मेहनत करनी है प्रीमियम, जो उनको प्रीमियम उन्होंने लिया है उस तरह से। ठीक है, उनको सेपरेट क्लासेस मुझे देना मेरा फर्ज है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब ये आपका सेशन रुकने वाला नहीं है, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2018 से लेके 22 और 23 में पूछे गए होंगे। 2018 से लेके 22 और 23 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल टियर 1, ये आपका क्या है, 3/3/2020 का सवाल है। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैटर्न भी आपका जो है लेटेस्ट रहेगा। ठीक है ना, चलिए, तो क्या आंसर लगा रहे हैं सभी लोग भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं उनका सही है, सी वालों का गलत है। ठीक है, जो लोग सी लगा रहे हैं उनका गलत है, डी वालों का सही है। अच्छा, क्यों सही है उसका मैं रीजन बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, आपको हर चीज का लॉजिक भी मिलेगा। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी लॉजिक दूंगा हर चीज का। ठीक है, हमें अगर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखने और नरेशन सीखने हैं, एमसीक्यूज वाले चेंज करना, तो हमें सबसे पहले कमांड करनी है वर्ब पे। ठीक है, हाँ, वर्ब कैसे चेंज की जाती है, यानी कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इज आर एम प्लस V3 से हम सेंटेंस को बनाते हैं। कहीं यहां पे इज आर एम है, यहां पे है, 2 ऑप्शन हट गए। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व और टू टैकल द टाइप ऑफ क्वेश्चन
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन के, उनका सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहां से आपने हैज और वॉज तो दोनों हटा दिया। वर्क क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है। सॉरी, आर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आर वैसे नहीं होगा। बचा क्या? एक ही ऑप्शन, इज। ठीक है, तो सी वाले तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कभी भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं तो टेंस कभी चेंज नहीं करते। एक बात का ध्यान रखना, नरेशन में ऐसा होता है कि वहां टेंस चेंज करना कंपलसरी है। नरेशन में ऐसा होता है कि वहां टेंस चेंज करना कंपलसरी है, बट वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। बताइए जल्दी से फटाफट सब लोग। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आंसर तो आपको दिख ही क्या है, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो सब लोग बताएंगे फटाफट फटाफट। ठीक है, द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड। जब भी हम इज आर एम प्लस आईएनजी या वॉजर प्लस आईएनजी का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग लगाते हैं, यानी कि ये आपका पैसिव वॉइस आपको एक्टिव में बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इज आर एम वॉज वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब है इसमें आईएनजी लगा होना चाहिए। हैज अरेस्टेड हो सकता है, अरेस्टेड हो सकता है, हैड अरेस्टेड हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वॉज वर्ब के साथ जिसमें आईएनजी लगा हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब फिर से आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब ये जो प्रैक्टिस है ना, ये एक हार्ड चैलेंज है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन हार्ड है भाई, वॉइस नरेशन के क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट भी लगा देते हैं क्योंकि वो स्कूल में भी पढ़ के आते हैं। तो आगे और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे अच्छे सवाल। 100 क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी तभी आपको समझ में आएंगी जब आपने इसके बेसिक्स पढ़ रखे होंगे, चाहे कहीं से भी पढ़े हो, चाहे स्कूल में पढ़े हो या अपने कंपटीशन पढ़े हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग कब आता है इज आर एम वॉज वर्ब के साथ, जब इज आर एम वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। तुरंत आपने एलिमिनेट कर दिया, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला बताएंगे, और ये स्पेशली जो सेशन चल रहा है वो सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस, इस तरह के जो पेपर होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा आपके वॉइस नरेशन, नॉन फाइनाइट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर सेशन में क्लोज टेस्ट मिलेगा, 15-15 क्वेश्चन आपके सीपीओ में, आपके सीजीएल मेंस में, सीडीएस में, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो वॉइस नरेशन के हद से ज्यादा क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं इसीलिए, है ना। चलो, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। इसका आपको क्या बनाना है, वॉइस चेंज करना है। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, कुछ भी हो सकता है। अब ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म बनी हुई है। अब सेकंड फॉर्म का जो पैसिव वॉइस बनता है वो वॉज वर्ब प्लस V3 से बनता है। अब ढूंढो कहां पे है, यहां तक तो सब कुछ सेम है। अब माउंटेन्स जो है ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट है आपका पिक्चर, यानी कि आपकी वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इज आ नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट है, टेंस कभी चेंज नहीं करते। हैज आ नहीं सकता, इज आ नहीं सकता, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन है जिसमें पास्ट है, ऑप्शन नंबर ए। भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल देखो। यहां पे आपके शिफ्ट भी चेंज होती जा रही है ना, डे भी चेंज होते जा रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सवाल है ना 2020 में। हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। अब टॉट क्या है वो समझ लो, टॉट क्या है वो समझ लो। टॉट है आपकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब तो है नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। जब ये सेकंड फॉर्म है तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना होता है, वॉज वर्ब प्लस V3 करना होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आप ढूंढो वॉज वर्ब प्लस V3 कहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो बचा क्या भैया, ऑप्शन नंबर डी। तो इकलौता आंसर आपका हो जाता है यहां पे वॉज वर्ब प्लस V3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल है। चलिए अगला बताएंगे, डिड द प्रॉब्लम्स। हाँ, जितने लोगों ने डी लगाया एकदम सही है, सबका करेक्ट आंसर। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज्ड यू। आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो। पैसिव, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, कुछ भी हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे डिड के साथ में, ठीक है, डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज। ये डिस्करेज जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये है मेन वर्ब, है ना। हाँ, हैड टू फेस ये अलग वर्ब है यू के लिए, बट यहां पे जो प्रॉब्लम्स के लिए वर्ब है वो है आपकी डिस्करेज, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी, मेन वर्ब जो है डिस्करेज है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे डिस्करेज के साथ डिड लगा हुआ है ना। डू और डज को हम इज़ारएम से चेंज करते हैं और डिड को वॉज वर्ब से। तो वॉज वर्ब ढूंढो पहले, वॉज वर्ब प्लस V3 कहां पर मिलेगा, यहाँ पे है, बिल्कुल भी नहीं है। हैव से बनेगा, नहीं बनेगा, वॉज वर्ब से बनेगा, है ना। वर यू डिस्करेज्ड, वर यू डिस्करेज्ड,
सिंपल सी चीज है, आपने अगर टेंस चेंज करना सीख लिया, मतलब वर्ब्स चेंज करना सीख लिए, तो समझ लो आप वॉइस नरेशन आराम से चेंज कर लोगे, ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में, ऐसे, है ना। तो सबसे ज्यादा आपकी जो मेन कमांड है वो टेंस पे होनी चाहिए, वर्ब्स चेंज करना आना चाहिए। दे ऑफर्ड मी अ चेयर, ठीक है। आप इस तरह के सेंटेंसेस को दो तरह से पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप चाहो तो आई से भी बना सकते हो, आप चाहो तो चेयर से भी पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो वॉज और प्लस V3 से बनेगा। अब या तो ऐसे कर लो, आई ऑफर्ड अ चेयर टू देम, बट मैंने तो उनको नहीं चेयर करी ऑफर, अ चेयर इज, पहले तो ये देखो सेकंड फॉर्म है, सिंपल तुम एलिमिनेट किया करो। जब ये सेकंड फॉर्म है तो क्या यहां पे सेकंड फॉर्म से पैसिव वॉइस बन सकता है, इज RM से बन सकता है, सेकंड फॉर्म ये वॉज और से बन सकता है, लेकिन वॉज और प्लस बीइंग से नहीं बन सकता। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि बीइंग तो आएगा ही नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूस में आता है ना, और ये सिंपल पास्ट है। तो वॉज और प्लस V3 से आपका पैसिव वॉइस बनना चाहिए। तो आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम, मुझे उनके द्वारा एक चेयर ऑफर की गई, बस। इसमें ऐसे भी बना सकते थे कि अ चेयर इज ऑफर्ड टू मी बाय देम, ऐसे भी हो सकता था, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू मी बाय देम, ये भी सही था। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल, इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा? वेरी सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज RM प्लस ING, तो कैसे बनेगा? इज RM प्लस बीइंग प्लस V3, ढूंढो कहां पर मिलेगा इज RM प्लस बीइंग। हैज से बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। वॉज से बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इज RM प्लस बीइंग प्लस V3 होना चाहिए, इज RM प्लस बीइंग प्लस V3 होना चाहिए, तो ये वैसे नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताएंगे नेक्स्ट। पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? सोचो, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा भैया मेरे भाई। हाँ, ए सही था पहले वाले का। अब इसका बताओ, पीपल क्लेम टू हैव सीन, तो ये जो क्लेम है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल, तो यहां पे जो है ऑब्जेक्ट आपका हो गया ये। अब देखो फर्स्ट फॉर्म है तो इज RM वॉज वर्ड से ही बनेगा, ओ इज RM से बनेगा, वॉज वर्ड से तो बनेगा नहीं, यानी कि ये हट गया और ये हट गया। या तो इज क्लेम्ड हो सकता है या इज बीइंग क्लेम्ड हो सकता है। बीइंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहां पे भी कॉन्टिन्यूस होता तो हम इज RM प्लस बीइंग प्लस V3 लगाते। सिंपल सी चीज, एक ही बात कह रहा हूं बार बार कि अगर आप पैसिव वॉइस बदलना चाहते हैं, MCQ क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाना चाहते हैं सेकंड्स में, आप अपनी वर्ब चेंज करना और टेंस चेंज करना सीख लीजिए, बस वर्ब और टेंस इसी पे मतलब कमांड कर लीजिए, ऐसे उड़ाओगे चुटकियों में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है ना। अगला बताइएगा नेक्स्ट। द फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड्स, प्लॉगिंग द फील्ड्स मतलब जोतना होता है, ठीक है। तो ING आ गया, इज RM प्लस ING, यानी कि इज RM प्लस बीइंग प्लस V3 ढूंढो कहां पे, इज RM प्लस V3 गलत, डायरेक्ट नहीं, हैज हैव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इज RM प्लस बीइंग प्लस V3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरफ देख भी नहीं रहे, और ये मत सोचना कि सर हमें समझा नहीं रहे, बेटा समझाने का काम नहीं है इस समय। समझाने वाली चीजें इंग्लिश के फाउंडेशन बैच में जो आप ग्रामेटिकल चीजें पढ़ते हो ना, मैं 140 क्लासेस से भी ज्यादा क्लासेस दे चुका होता हूं एक कोर्स के अंदर पूरी ग्रामर की, और ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। एक चैप्टर जो पैसिव वॉइस और नरेशन आप पढ़ते हो इसकी आपकी 10 क्लास 8 क्लास होती हैं, तो उसमें मैं सिर्फ समझाता ही हूं और कुछ नहीं कराता। उसमें अगर गधे को भी क्लास में बिठा दोगे उसको भी समझ में आ जाएगा, इस तरह से समझाता हूं। तो समझाने की उम्मीद मेरे से इस टाइम पे बिल्कुल भी मत करिएगा, एक्सप्लेन करने की उम्मीद करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर मार्क कर रहा हूं, I'll explain every single question in this series, हर एक सिंगल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा अच्छा इस वजह से हुआ, आपको वो आना चाहिए पहले से, आपने वो सीख रखा होगा तभी ये समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस सीरीज है, लर्निंग सीरीज नहीं है, ठीक है। सीखने वाला इसमें नहीं है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, आप आंसर लगाओ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे ऐसे इसमें हुआ शॉर्टली। अ चाइल्ड could understand his theory, a child could understand his theory, बताओ
अब देखो कैन कुड प्लस V3 है, मतलब इनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो V1 मॉडल वर्ब को हम कभी भी चेंज नहीं करते, ठीक है, मॉडल वर्ब को हम कभी भी चेंज नहीं करते। तो इसने इज कैसे लगा दिया, इसने वॉज कैसे लगा दिया, इसने कैन कैसे लगा दिया भाई, टेंस भी तो चेंज नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर परफेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। देखो 3 मार्च से शुरू हुआ था, 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च 6 मार्च, मतलब 3 सितंबर में क्वेश्चन हो गए, तो 9 क्वेश्चन और ये 10वां 11वां क्वेश्चन चल रहा है, मतलब सारे के सारे आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एसएससी सीजीएल 2020 के सवाल हैं, सारे के सारे पूछे गए ना। व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, डू यू स्पेंड, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इज आर एम प्लस V3 से सेंटेंस बनेगा, ना कि वॉज वर और हैज से। तो पहली बात तो दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है, या तो इज आ सकता है या इज आ सकता है, अब देखो दोनों ही आ सकते हैं। तो वाई इज सो मच सो मनी, सो मच सो मनी, सो मच मनी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सो मच सो मनी क्या है, दो बार सो क्यों लगा रखा है, ठीक है, और यहां पे बीइंग स्पेंट का कोई मतलब नहीं बनता, सीधे स्पेंट लगाओ थर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो। वाई इज सो मच मनी स्पेंड बाय यू, क्यों तुम्हारे द्वारा इतनी सारी पैसे खर्च किए गए। द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम विद ग्रेट एंथुसियाज्म, बताओ बच्चों ने गाया। आप देखोगे कि यहां पे जो सेंग है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंग की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट है द नेशनल एंथम, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। अब सेकंड फॉर्म है तो वो किससे चेंज होगी, वॉज और प्लस V3 से। वॉज बीन और संग तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, वॉज संग हो सकता है, एज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ना सब्जेक्ट की तरफ देख रहा, ना ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा, ना मैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ देख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे कमांड करके बैठा हूं, ठीक है। अच्छा, इस सीरीज के अंदर ना आपको सिर्फ एक टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कि मैं टीचिंग करता हूं इसलिए आपको फायदा होगा, इसमें सिर्फ टीचिंग का ही एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, इसमें एक एस्पिरेंट का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें मैं उस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना सिखाऊंगा और खुद बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में हम लोग आंसर टेक करते हैं, सेकंड्स में कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है, वो चीज है। मतलब मैं भी तो एक एस्पिरेंट हूं, मैंने भी तो रिसेंटली अभी एग्जाम्स दिए हैं, 3 से 4 बार मैंने एग्जाम्स में फुल मार्क्स करे हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो वो एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो जैसे मैं एक एस्पिरेंट की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और टीचर की तरह मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 2 तरह का एक्सप्लेन जो है आपको मिल रहा है, समझ रहे हो, 2 तरह का जो आपको एक्सपीरियंस इसमें मिल रहा है, जिससे आपको क्विक फायदा होने वाला है। He incurred heavy losses in business. अब incurred is the second form, क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेली कभी आती नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में ed लगता नहीं है, सेकंड फॉर्म है तो was और प्लस V3 ढूंढो कहां पर है, R दोनों हट गए, या तो was incurred हो सकता है या फिर were incurred हो सकता है, लेकिन losses जो है वो प्लूरल है तो was हट जाएगा, तो सिर्फ B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बचेगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे हाँ लॉजिक है, हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, ठीक है। क्या बताना है पूछिए, बताओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रेन। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बताओ इसका आंसर। सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रेन, तो देखो इज टीचिंग है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 होगा, है ना। चिल्ड्रन के साथ में हैव नहीं आएगा, आर टॉट नहीं आएगा, आईएनजी तो बीइंग भी आना चाहिए, ठीक है। तो आर बीइंग टॉट, वर नहीं होगा, सिंपली आप आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताएंगे। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज, फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज, तो डिड ये रहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज को इज आर एम प्लस V3 से चेंज करते हैं और डिड प्लस V1 को वॉज और प्लस V3 से चेंज करते हैं। तो कहां पर है वॉज और प्लस V3, वॉज और प्लस बीइंग नहीं, इज आर एम प्लस V3 नहीं, इज आर एम प्लस बीइंग नहीं, और वॉज हो जाएगा, वॉज प्लस V3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर दिख रहे हैं ना आप मेरी, हाँ सबके आंसर दिख रहे हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर दिख रहे हैं, और आपको मुझे दिखे ना दिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आंसर मैच कर लो, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो आप देख पा रहे हो, मुझे मेरे आंसर्स
देखना जरूरी है, मेरी बातें सुनना जरूरी है, मेरी चीजें आप तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। हाँ, आपका आंसर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे मैच कर लो। अगर मैं इग्नोर भी कर दे रहा हूं या मुझे देख नहीं पाया या कोई चीज ऐसे छूट गई तो आप अपना आंसर मैच कर लो जो आंसर यहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। He said to the hotel receptionist, "Can you tell me this tariff of rooms?" ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से शुरू हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें भी आपका वही चीज हेल्प करेगी, यानी कि टेंस। अगर अच्छा वॉइस और नरेशन में हम टेंस चेंज नहीं करते, लेकिन इसमें कंपलसरी है टेंस चेंज करना, और कंपलसरी है कि आपको पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रखना है, पूरा सेंटेंस आपको पास्ट में रखना है, ठीक है। अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा कंजंक्शन की जगह इफ और वेदर यूज करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और जो भी वर्ब होती है उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि कैन का कोड हो जाएगा। और जो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस लिखा जाता है वो असर्टिव फॉर्म, यानी कि पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब आती है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, वही चीज इसमें आपकी मदद करेगी। तो दैट कंजंक्शन वाला हट गया और 2+V1 वाला हट गया, इफ वाला बचा, और दैट और इफ वाला तो वैसे भी नहीं होगा, दो कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप ऐसे भी जो है करेक्ट आंसर लगा सकते हो। बाकी इसमें सारी चीजें मैच कर रही हैं, जैसे कैन का कैन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, कुड सही है, ठीक है। इसमें तो हटा ही दिया है पूरा, यहाँ पे कैन कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें वर्ब भी नहीं है। तो सिंपल सी चीज आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मेरे से कहा तुम क्या कर रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे बताइएगा, इफ और वेदर लगाओगे, लेकिन उसमें भी तब लगाते हैं इफ और वेदर जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा WH वर्ड होता है तो उसी को कंजंक्शन बना लेते हैं, इफ और वेदर अलग से नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वॉट है, यहाँ पे दैट वॉट हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। और ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आई आ गया, ठीक है। आई के हिसाब से वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, इज आर एम का वॉज वर हो जाता है। तो ये सब चीजें इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, मतलब नरेशन को चेंज करने के लिए आपको चीजें, कई सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। प्रोनाउन का भी ध्यान रखना है, टेंस का भी ध्यान रखना है, एडवर्ब का भी ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का भी ध्यान रखना है, कंजंक्शन का भी ध्यान रखना है, हर। लेकिन ये उतना ही आसान हो जाता है। नरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं जितने टफ आपको दिखते हैं ये उतने ही आसान हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज से एलिमिनेट कर लोगे। अगर आपको टेंस से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, आप कंजंक्शन से कर लो, आप एडवर्ब से कर लो, किसी से भी कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड इसमें आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ फटाफट से। बताओ भाई। सभी के कमेंट्स क्यों नहीं देखते? सबके तो दिख रहे हैं। सबके दिख रहे हैं, अभी देखना। तो देखो, सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फाइट, नहीं है फ्लाइट होगा, ठीक है। ये गलत लिख गया है, फ्लाइट है यहां पे। तो यहां पे देखोगे कि जो व्हाट टाइम है ना, व्हाट, ये आपका कंजंक्शन बन जाएगा, तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज, यहां पे इज है तो वॉज सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। इज यहां पे विल नहीं होगा और यहां पे इज नहीं होगा, दोनों गलत है। और ये इसलिए गलत है क्योंकि दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते। WH वर्ड अगर कंजंक्शन का काम करें तो उससे पहले कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जल्दी से बताएंगे सब लोग फटाफट। बताओ कमांडेड जो होता है इसको आप किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, बताओ।
देखो कमांडेड, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेकंड फॉर्म से बना हुआ है, ठीक है, और इसको आपको बनाना है, इसका जो है स्पीच चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट है, अब इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, कमांडेड की जगह सेड टू लिखा होगा, तभी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो है ना, तो सेज तो होगा ही नहीं। टोल्ड होता नहीं है, टोल्ड के साथ तो टू आता नहीं है, सेड टू हो सकता है, सेड टू हो सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो लिखा है सेकंड फॉर्म, तो पहले प्रेजेंट होगा ना कि शुड होगा, तो पहले प्रेजेंट है डोंट साउट, तभी ना यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म लगाई है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट था तभी ना पास्ट करोगे। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करके बताएंगे जल्दी फटाफट। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड, यहां पे देखो हैव प्लस V3 है ना, यानी कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में जाएगा, तो हैव का पास्ट हेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हेड यहां पे है और हेड यहां पे है, यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है, ठीक है ना। अब टीचर सेड मी तो हो नहीं सकता, सेड टू मी होना चाहिए या फिर टोल्ड मी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। अगला बताओ, द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, बताइए जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा 21 का, फटाफट 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 आंसर करो। वेरी गुड, इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट। देखिए, द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो, देयर इज नो, इज आ गया यानी कि इज नहीं आना चाहिए भाई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस पूरा चेंज करना होता है, पास्ट में करना होता है, प्रेजेंट का प्रेजेंट तो रह ही नहीं सकता। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इन दोनों में से भी देखो, यहां पे टोल्ड दैट देयर, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पे देखोगे ये तो वैसे भी गलत हो गया। अच्छा, ये तो गलत हो गया पहला वाला, तीसरा सॉरी फोर्थ और सेकंड में से आंसर हो सकता है, तो सैड मी नहीं हो सकता, या तो सैड टू मी होना चाहिए, इसके साथ टू आता है और वो भी डायरेक्ट स्पीच में आता है जो कि यहाँ पे लिखा है, तो सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ, व्हाट अ गुड आइडिया, देखो सीमा रिमार्क्ड, सीमा ने कहा क्या गुड आइडिया है। तो जब भी व्हाट और सच यूज होता है ना, व्हाट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, सच तो इनको हम जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम जब इनको लिखते हैं ना चेंज करके, तो वहां पे हम लिखते हैं इट इज और इट वॉज वेरी प्लस एडजेक्टिव, वेरी गुड प्लस नाउन, ऐसे करके लिखा जाता है। ध्यान रखना इस बात को हमेशा, जब भी हम चेंज करते हैं ना व्हाट सच को, तो इस तरह से चेंज करते हैं। इट इज तो नहीं होता, इट वॉज होता है क्योंकि पास्ट हो जाता है, ठीक है। इट वॉज वेरी गुड ऐसे करके और प्लस नाउन लगा देते हैं। जैसे सीमा सेड दैट व्हाट अ गुड आइडिया इट इज, गलत हो गया। सीमा टोल्ड व्हाट एन आइडिया, सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, सीमा ने एक्सक्लेम किया है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, देख लो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है। तो सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्टली आंसर मार्क करना। अब ये सब चीजें जो होती है हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में सीख लेते हैं। हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड, अब देखो हेलो जो सेंटेंस है ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं ना तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे, जब भी हम किसी को हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही वेलकम्ड, ही थैंक्ड, ही, है ना, ही ग्रीटेड। जब भी हेलो या हाय इस तरह से बोलते हैं ना, अभिनंदन करते हैं, तो वहां पे ग्रीटिंग्स लगाते हैं, ठीक है। तो ही ग्रीटेड, टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड हेलो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ऊपर से यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो यहाँ पे कैन की जगह कुड और आई को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, तो ही आ गया,
सब कुछ इसमें आप लोगों को मेन जो है मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। इसमें देखो, इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप देखो आस्क्ड हिज फ्रेंड लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने सीधे एक ही बार पहले हिज फ्रेंड्स लिख दिया है तो दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और टोल्ड वैसे ही नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्टली आंसर टिक होगा। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कैन डू फॉर यू, यू की जगह हिम कर दिया है। यू जो है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज होगा, उसका दोस्त है तो वहां पे हिम हो जाएगा। अगला बताओ, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। ये भी सेम है जो अभी आपने फ्लाइट वाला क्वेश्चन करा था, व्हाट टाइम योर फ्लाइट इज और वाज, वैसे ही इसमें आंसर टिक करना है। बताइए इसका आंसर। ही आस्क्ड मी, सॉरी ही सेड टू मी, तो सेड टू मी आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको सेड टू को किस तरह से चेंज करना चाहिए, आस्क्ड से चेंज करना चाहिए। तो आस्क्ड मी, सेड नहीं होगा, वांटेड नहीं होगा, आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स होगा, क्योंकि अगर कंजंक्शन लगा हुआ है तो उसके बाद में जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। मतलब तीनों ऑप्शन हट गए यहां से, बी, सी और डी। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, ऐसे करके आपको सेंटेंस सही करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला बताओ, व्हाट अ रेयर फ्लावर सी सेड, फिर से वही चीज जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, है ना। ही एक्सक्लेम्ड और सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर। व्हाट अ या सच अ के बाद में जो भी लिखा होता है उसके आगे इट वॉज अ वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप ऐसे करके लिख सकते हो। महेश सेड टू रीटा डोंट प्ले इन द सन, मतलब डोंट प्ले, जब भी कोई सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, नॉट टू। क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं। यानी कि मनीष एडवाइज्ड रीटा नॉट टू प्ले इन द सन, है ना। नॉट टू प्ले इन द सन है बट यहाँ पे टोल्ड टू कर दिया है, क्योंकि ये जो है ना, इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं जो डोंट से स्टार्ट होते हैं उसमें या तो एडवाइज्ड या सजेशन, है ना, इस तरह के, या फिर सुझाव होता है ना, सजेशन, एडवाइज और ओपिनियन, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो उसी तरह का आपको रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, टोल्ड जनरली नहीं बोल रहा है, और ऑर्डर आदेश नहीं दे रहा है ना, क्योंकि धूप में खेलने के लिए कोई आदेश नहीं देता है ना खेलने के लिए, एडवाइस देते हैं। इसका आंसर बताओ। सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। ये असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से ही बनेगा, ठीक है। हाँ, सी सेड दैट दे, यहां पे विजिटेड है, ठीक है, विजिटेड है मतलब सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म को हम कैसे चेंज करते हैं भाई, आपको भी पता है कि सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हेड प्लस V3 से। अगर पास्ट है तो पास्ट, प्रेजेंट है तो भी पास्ट, फ्यूचर है तो भी पास्ट, पास्ट है तो भी पास्ट। पास्ट है सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट कर दो, ठीक है, सबका पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव वाला गलत हो गया, विजिटेड वाला गलत हो गया, विल वाला गलत हो गया, सिर्फ हेड एडवाइज्ड, सॉरी हेड विजिटेड वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है मेरे से, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, इन्फॉर्मेशन या पर्सनली जैसे कुछ भी। तो ये आपको, हाँ, आपको जैसे कॉल वॉल पर जब बात नहीं हो पाती तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। चलिए फटाफट से बताओ। इसका बताओ 28th का आंसर बताओ। द ट्रेवलर सेड टू द पासर, सेड टू अ पासर वाई कैन यू हेल्प मी फाइंड, कैन यू हेल्प मी फाइंड, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ढूंढने में किस चीज को, मेरा रास्ता। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से आप आंसर टिक कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल सी चीज है। ट्रेवलर ने पूछा, अब ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लगेगा, ठीक है, ये रिक्वेस्टेड नहीं होगा। द पासर बाय, इफ तो लगेगा ही क्योंकि इसमें दैट नहीं आएगा, ठीक है,
और इसमें तो कंजंक्शन ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, द गार्ड सेड टू द विजिटर्स डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। इसका आंसर बताओ। गार्ड सेड टू, अब इसने मना कर दिया है। देखो, जब हम डू नॉट यूज करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसमें सामने वाला व्यक्ति हमसे छोटा है या बड़ा है, या स्पीकर से छोटा है या बड़ा है, तो वहां पर नॉट टू या ऑर्डर्ड या कमांडेड ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वहां पर हम एक वर्ब यूज करते हैं, फॉरवर्ड, है ना। फॉरवर्ड मतलब होता है जैसे डोंट टच दिस प्लग, तो इसका मतलब हो गया कि इस प्लग को टच मत करो। हो सकता है मैं बड़े भाई से बोल रहा हूं, हो सकता है छोटे, क्योंकि वो अनएथिकल है, इसको टच करोगे आपको करंट लगेगा। तो द गार्ड फॉरवर्ड यूज करते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्डन। ठीक है, तो यहां पे सेड टू की जगह हम क्या यूज करते हैं, मना करने के लिए फॉरवर्ड, जब सेंस क्लियर नहीं होता है कि इसमें कोई छोटा व्यक्ति है या बड़ा है। अगर यहीं पे छोटा होता, मैं अपने छोटे भाई से बोल रहा होता, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लगाता, बड़े भाई से बोलता तो रिक्वेस्टेड लगाता, लेकिन यहाँ मैं मना कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड लगाएंगे। क्लियर नहीं है इसमें, है ना। हाँ, विजिटर से कहा है तो क्लियर नहीं है, तो आप फॉरवर्ड लगाओगे, फॉरवर्ड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड। अब यहाँ पे अगर फॉरवर्ड लगा दिया तो आगे नॉट टू मत लगाना, यहाँ पे आपको नॉट टू यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, समझ रहे हो। हाँ, चलो अगला सवाल बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, फिर इसके बाद आपके आगे चलेंगे बाकी के क्वेश्चंस की तरफ। ये 30 क्वेश्चन आपके वॉइस और नरेशन के हो जाएंगे, फिर आपके ग्रामर के अदर पार्ट जो होते हैं ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि नरेशन, एरर डिटेक्शन और ये सब, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ फटाफट से। राहुल सेड टू हिज मदर, राहुल ने उसकी अपनी माँ से कहा, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। तो इसका मतलब क्या होगा, बताइए फटाफट से, बताओ। बहुत सिंपल है, ये तो आसान सा सवाल पूछ लिया है, और सारे क्वेश्चन देख लो, नीचे लिखे हुए हैं कौन सी डेट को पूछा गया है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ, रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए। राहुल सेड टू हिज मदर कैन, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन इफ आएगा, दैट नहीं आएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, कुड तो यहां पे भी लिखा है, लेकिन कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है वो असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब बाद में। इसमें क्या कर दिया, सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले, ये गलत हो गया। ठीक है, हाँ, और इफ के बाद कैन आई, ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है वो असर्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब यहां से आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, हर एक सवाल का आपको बड़े प्यार से जवाब देना है। जैसे यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 31, ये है आपका एरर डिटेक्शन का सवाल। ठीक है, मतलब इस पूरे सेंटेंस में आपको एरर ढूंढनी है। बहुत सिंपल सी चीज है। नीतू एक किसी का नाम है तो हैव कैसे हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजल 14 जुलाई 2023 का सवाल है, पहली शिफ्ट का 2023। ठीक है, यानी कि जो 22 वाला 23 में हुआ है ना, उसका जब सवाल है। ठीक है, 23 वाला, सॉरी, 23 वाला, जो 2023 वाला अभी एग्जाम हुआ है, रिसेंट एग्जाम, उसमें से पूछा गया। हैज हो जाएगा, हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock, तो हैव की जगह हैज हो जाएगा। ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ? आगे चलिए। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब देखो, मान लो कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोई केस चल रहा है और उसमें किसी को डिसीजन लेना है, तो जो डिसीजन लोगे वो सच को जानने के बाद ही तो लोगे। लेकिन कौन से सच को जानने के? दुनिया का सच जानने के बाद, तुम्हारा सच जानने के बाद, मेरा सच जानने के बाद? अरे उस केस में, जिस केस में आप डिसीजन ले रहे हो, उसी केस के सच्चाई को जानने के बाद आप डिसीजन लोगे। इसका मतलब उस केस की जो सच्चाई है वो डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, बाहर की सच्चाई नहीं, दुनिया की सच्चाई नहीं, देशों दुनिया की सच्चाई से हमें कोई मतलब नहीं। उस केस में सच क्या है उसको जानने के बाद, यानी कि ये जो ट्रुथ है ये डेफिनेट है, ये पर्टिकुलर है उसी केस का, तो इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, द ट्रुथ हो जाएगा। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ,
आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला बताओ, दर्शन विज्ड ही हैड नॉट वेंट। भाई साहब इसमें क्या गलती है, कभी भी हैड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, विल हैव नॉट, इनके बाद आप सेकंड फॉर्म लगाओगे कि थर्ड फॉर्म लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन यूज करोगे कि नहीं करोगे? गॉन यूज करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल सी बात है। तो यहां पे वेंट कैसे आ जाएगा भाई, मेरी बात बताना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इसमें ये गलती है। अगला सवाल बताओ, एन लॉयन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एन लॉयन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब या तो आप अलॉयन कर लो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉयन जो होता है वो एक नहीं होता। यहां पे ये कह रहा है जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, ठीक है, जनरल ट्रुथ की बात हो रही है कि ऐसा होता है ना। और जनरल ट्रुथ में हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, नो आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें या तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब आर्टिकल आएगा ही नहीं, सिर्फ लॉयन कर दो, क्योंकि ये सारे लॉयन की बात हो रही है, मतलब एक लॉयन कास्ट की बात हो रही है कि जो शेर होता है वो सबसे फेरोसियस खूंखार जानवर होता है पूरे जंगल में, ठीक है ना, ये खूंखार होता है, इसका मतलब होता है खूंखार। तो यहां पे कोई आर्टिकल आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हो द, लेकिन ए एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि कोई आर्टिकल ना लगाओ, जैसे मैन इज मॉर्टल, ये कहावत है, सब पे अप्लाई होती है, तो उससे पहले हम ए और द नहीं लगा सकते, तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। अगला बताओ, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। ये टेंस टॉपिक के कंडीशनल सेंटेंस सेक्शन से पूछा गया सवाल है। कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें सिखाया जाता है कि जो टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में पहला टाइप होता है उसमें क्या करते हैं हम, दो क्लॉज होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और एक रिजल्टेड क्लॉज। तो इसमें अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो इसमें विल प्लस V1 यूज किया जाता है, या फिर अगर सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हो तो इधर वुड यूज होता है। अब आप जरा देखो यहां पे विल लगा हुआ है, ठीक है, विल बी एंश्योर्ड लगा हुआ है, तो आप यहां पे लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आगे इफ दे ऑल ट्राइड नहीं होगा, ट्राई होगा, क्या होगा, ट्राई होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आनी है ना भाई, फर्स्ट फॉर्म में आगे विल का जो है ना कनेक्शन है वो किससे है, प्रेजेंट से है, तो इधर विल है तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो ट्राइड नहीं होगा, इफ दे ऑल ट्राई टू ऐसे करके यूज करना है, इफ दे ऑल ट्राई टू ऐसे करके यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड, ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंप्रूवमेंट का सवाल है। 5 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के हो गए, अब आपके इंप्रूवमेंट के सवाल आ गए, है ना, 5 क्वेश्चन। जैसे यहां पे एक अंडरलाइन वाला सेक्शन है परसुएड, इसको आपको इंप्रूव करना है कि क्या ये परसुएड वर्ड इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना, किसी को राजी करना, किसी को मनाना, ये इसका मीनिंग होता है, समझ गए, हाँ। और हाल्ट रुकना होता है, सप्रेस होता है किसी को, ओवरकम करना, आउटरेज और इम्प्रेस। तो इम्प्रेस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे अच्छा परसुएड जो होता है ना, इसका इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपका रिप्लेसमेंट का भी सवाल होता है, याद रखना, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका होता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल भी आते हैं और एक वर्ड रिप्लेसमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट के सवाल, दोनों सेम कैटेगरी होती है बट डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं दोनों के अंदर। जो वर्ड रिप्लेसमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट के सवाल आते थे वो बैंकिंग में, अब ये एसएससी में भी आने लगे हैं। यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो भी अंडरलाइन वाला सेगमेंट होगा वो गलत भी हो सकता है, गलत ही होता था, उसको सही करके लिखना है। एक होता है रिप्लेसमेंट, दोनों की कैटेगरी सेम ही है। जैसे परसुएड है ना, तो परसुएड का जो मतलब है ना वो आपको चूज करना है। अब इसमें परसुएड गलत नहीं है, सही है ये, लेकिन इसको आपको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करोगे, ऐसा कोई ऐसा वर्ड है, इम्प्रेस वर्ड है, इसका मतलब भी किसी को इम्प्रेस करना होता है, यानी कि परसुएड करना, राजी करना, खुश करना, किसी को प्रसन्न करना। तो ये रिप्लेसमेंट का सवाल हो जाएगा। ये शब्द जो है ये आपका इंप्रूवमेंट का है, ये है इंप्रूवमेंट का। इसमें क्या होगा कि एक वर्ड के लिए अंडरलाइन कर दिया,
अब वो पूछेगा कि क्या ये वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट है, अगर नहीं है तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको फिट करेगा, ग्रामेटिकली फिट कर सकता है, वो आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे इनकलकेट शब्द होता है, तो इनकलकेट वर्ड क्या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट हो सकता है या नहीं, अगर नहीं हो सकता है तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाएगा, तो हम इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी मस्ट रिमेंबर, हमें हमेशा रिमेंबर करना चाहिए, याद रखना चाहिए दैट कि व्हाट वी टीच, जो कुछ भी हम टीच करते हैं, यहां पे ये मत कहना कि ये इंटरोगेटिव वर्ड है, नहीं, ये सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हाँ ये प्रोनाउन है, व्हाट वी टीच है ना, रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं, हाँ तो ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन, जो कुछ भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, इज व्हाट वी इनकलकेट इन दैम, तो ये जो इनकलकेट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को किसी के दिमाग में सेट करना, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि क्या इसमें से ऐसा कोई वर्ड है जो इसको रिप्लेस कर सकता है या इसी के जैसा हो सकता है, तो वो आपका इंस्टिल शब्द हो जाएगा। इंस्टिल क्या होता है, मैं सबके मीनिंग आपको बता देता हूं जिससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इनकलकेट मतलब होता है किसी के दिमाग में चीजों को सेट करना, और इंस्टिल का मतलब होता है किसी के दिमाग में चीजों को सेट करना या उनके दिमाग पे प्रभाव डालना। चित्त मतलब होता है मन, तो ये गलत नहीं है, ये भी आपका इंप्रूव नहीं है, ये आपका रिप्लेसमेंट का सवाल हो गया, ये भी आपका रिप्लेसमेंट का सवाल हो जाएगा कि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं करना है, रिप्लेसमेंट करना है कि सेम ऐसा ही शब्द ऐसा कौन सा है जो इसमें आपको चूज करके बताना है। तो इनकलकेट का जो मतलब होता है वही इंस्टिल का मतलब होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंडेंजर मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना। इंस्पायर होता है किसी से प्रेरित करना या किसी से प्रेरित होना या किसी को प्रेरित करना। और इंपोर्ट होता है चीजों को आयात करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, हाँ। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये रिप्लेसमेंट का सवाल है, इंप्रूवमेंट का नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। द बॉयज एंड द टीचर वॉन्ट्स टू विन, इज इट करेक्ट, बताइए क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बताओ। द बॉयज एंड द टीचर वॉन्ट्स टू विन, अब देखो वॉन्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, वॉन्ट्स इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल वर्ब आएगी तो वॉन्ट्स तो आएगा नहीं, ये भी गलत। और वॉन्ट टू वॉन गलत नहीं हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म टू के साथ नहीं आती। वॉन्ट विन गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाद दो मेन वर्ब नहीं आ सकती, इन्फिनिटिव आएगा, तो वॉन्ट टू विन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बहुत ही सिंपल सवाल है। एसएससी सीजल 14 जुलाई 2023 यानी कि 14 जुलाई 2023 सबसे रिसेंट एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर ऐसा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये छोटे छोटे सवाल भी आप आराम से उड़ा सकते हो, ठीक है ना। अगला चलिए, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू, क्या पर्सनल व्यू को हम इंप्रूव कर सकते हैं? पर्सनल व्यू का मतलब क्या हो सकता है इनमें से? पर्सनल ग्लोरी तो नहीं होगा पर्सनल व्यू है। अब पर्सनल व्यू नहीं होते हैं, ओवन व्यू होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसमें तो इसके बाद ओवन लगाना जरूरी है, सब में ओवन लगाए, कोई एक ही चूज करना है। तो इसी के जैसा आप कौन सा कैपेसिटी, अपनी खुद की कैपेसिटी से बनाता है भगवान लोगों को, या ग्लोरी से बनाता है, या इमेज से? अपने इमेज या आइडिया से नहीं, अपने इमेज। व्यू का जो सिमिलर वर्ड है वो है इमेज। बोलते हैं कि यार मेरी इमेज और मेरा व्यू, यानी कि मेरी इमेज में आप इस तरह से दिखते हो या मैं आपको इस तरह से मानता हूं मेरी इमेज में, है ना। तो व्यू मतलब होता है कि जैसा वो इमेजिन कर रहा है, इमेज मतलब इमेजिन, इमेजिनेशन। तो इमेज इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट और गिवन अंडरलाइंड सेगमेंट, पर्सनल व्यू। एक और है 40th क्वेश्चन, इसमें क्या है, इंप्रूव करना है हेल्प ईच अदर को। हेल्प ईच अदर को आप तब रिप्लेस कर पाओगे जब आप पहले चेक कर लोगे कि यहां पे क्या है। अगर सेंटेंस में ऑल लिखा है इसका मतलब हो गया ये दो से ज्यादा होंगे, दो होते तो इसमें बोथ या कुछ ऐसा शब्द लिखा होता। अब जैसे ही दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हम ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर में से वन अनदर कब यूज करते हैं? जब दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा अब आपका वन अनदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए
अगला सवाल बताएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक का, यानी कि अभी आपके 10 क्वेश्चन हो गए ग्रामर सेक्शन से, 10 ये हो गए, वॉइस नरेशन के आपके 30 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। अब आपके फिल इन द ब्लैंक के सवाल आ गए। जैसे यहां पे लिखा है सी इज डैश अ पिकॉक, मतलब वह मोर की तरह सुंदर है। अब वेरी ब्यूटीफुल एज पिकॉक, देखो कभी भी अगर आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखते हो तो या तो आगे कंपैरिजन करने के लिए नाउन नहीं होना चाहिए, तो आप बिना एज या सो एज के लिख सकते हो। अगर आगे किसी नाउन का नाम लिखा है तो एज या सो एज होना चाहिए, दोनों तरफ बीच में पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। सो एज कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है। एज यूज करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, सो एज वाला भी हट गया, ये वाला भी हट गया, क्योंकि इसमें एक ही तरफ एज है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक, वो एक मोर की तरह ब्यूटीफुल है, या मोरनी की तरह, मोर ही होता है वैसे, मोर सुंदर दिखता है ना ऐसे करके, मोरनी थोड़ी सी भद्दी दिखती है, तो उसने मोर का कंपैरिजन कर दिया है। अगला बताओ, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज डैश, जो हंटर डॉग्स होते हैं ना वो हाइना की डैश को फॉलो करते हैं। डैश को फॉलो मतलब सेंस को या सेंट को या सेंस को या सेंट को। जो भी आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में जो कुत्ते होते हैं, है ना, वो कुछ भी चीज स्मेल सूंघ के ही उस चीज को फॉलो करते हैं ना। तो सेंट जो होता है ना, सेंट ये होता है स्मेल, यानी कि महक किसी चीज की। और ये जो सेंस होता है वो समझदारी होती है। ये जो सेंस होता है ये होता है धूप बत्ती जलाना, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं ना, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हम सुबह सुबह जो धूप बत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, धूप दीप से पूजन करते हैं ना, उसको हम लोग सेंस बोलते हैं, CENSE। और ये जो सेंट होता है वो होता है परसेंट वाला सेंट, ठीक है, सेंट का प्लूरल ऐसे बना दिया। सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर डैश लिटिल मोर केयरफुल। सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव या हैड, देखो ये प्रेजेंट है तो हैड तो होगा नहीं, और दैट आई डैश टू, हैज टू हैव टू में से कुछ होगा, मस्ट टू नहीं होगा, या तो हैज वैसे नहीं होगा, आई के अकॉर्डिंग हैव आता है, तो हैव टू, आई हैव टू, मुझे हमेशा थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वो हमेशा मुझे याद दिलाती है कि मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। किरण हैड अ शॉर्ट डैश, शॉर्ट केयर, शॉर्ट करियर, शॉर्ट कैरियर, केयरर या फिर कैरियर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो किरण ने एज अ राइटर, एक राइटर की जॉब करी, तो एज अ राइटर उसका करियर होगा। अब करियर जैसे उसने 4 शब्द, ये होमोफोन्स वाले सवाल है, ऊपर लिखा भी है ना, इसमें चूज करना है क्वेश्चन को। होमोफोन्स होते हैं ये, इनको होमोफोन्स बोलते हैं। केयर्स, करियर्स, केयरर्स, कैरियर। देखो कैरियर होता है चीजों को कैरी करने वाला, ढोने वाला, वाहक, और ये करियर होता है जिसमें आप अपना काम करते हैं। जैसे मेरा करियर है टीचिंग, तो टीचिंग इज अ करियर, पेशा जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयरस होता है दुलार, ये तो नाउन होता है, और केयरर होता है केयर करने वाला, ठीक है, केयर करने वाला, देखभाल करता, केयर टेकर। He was complimented for his appearance, his shirt dash his trousers। इसमें आपको चेक करके बताना है, होमोनियम ढूंढना है। होमोनियम मतलब होमोफोन्स ही होते हैं, एक जैसे 4 वर्ब लगा दिए उसने। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि इसमें ऐसा कौन सी वर्ब है जो सही है। He was complimented for his appearance, मतलब लोगों ने उसकी तारीफ करी कि तुम बहुत अच्छे कपड़े पहने हो। अपीयरेंस मतलब जैसे भी आप दिख रहे हो, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो। क्योंकि उसकी जो शर्ट थी ना वो ट्राउजर पे डैश कर रही थी, डैश मतलब मैच कर रही थी। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से मैच करती है, मैच कर जाती है, मतलब जिस चीज़ की कमी है अगर वो चीज़ उसमें मिल जाए तो दोनों एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2 तरह के शब्द होते हैं मेरे भाई, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो होती है प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है ना, दोनों तरह से यूज करते हैं। तो नाउन का मतलब प्रशंसा, वर्ब का मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये होता है कंप्लीट से बना है, कॉम्प्लीमेंट बना है कंप्लीट से,
कंप्लीट में ऐसे करके तो LETE होता है ना, तो कंप्लीट से बनाइए होता है पूरक। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाता है पूरक, यानी कि पूरा करने वाला। और वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीट करना, यानी कि पूरा करना। तो उसकी जो शर्ट थी वो उसके ट्राउजर को पूरा कर रही थी, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक कर रही थी, तो सी और सेकंड फॉर्म है तो कॉम्प्लीमेंटेड होगा, तो कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता था लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत हो जाएगा। कॉम्पीटेड मतलब होता है फाइट करना, युद्ध करना, लड़ना। और कमेंटेड होता है क्रिटिसाइज करना या कुछ बोलना, टिप्पणी करना। ठीक है, समझ जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्टली आंसर मार्क करना है आपको, ठीक है ना। अब यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वोकैबुलरी के, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 46, जीलस एक शब्द होता है, इसका सिनोनिम आपको बताना है। बताइए, जीलस एडजेक्टिव होता है, एक तो जेलस होता है, एक जीलस होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक जेलस होता है, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ठीक है। और जीलस होता है खुश, हैप्पी, खुश, एकदम उत्साही, हैप्पी। तो जीलस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथुसियास्टिक, एकदम हैप्पी, तीसरे आसमान पर उड़ने वाला, एंथुसियास्टिक। डिटैच्ड होता है किसी चीज को अलग करना, ठीक है ना, डिटैच्ड। अपैथेटिक होता है उदासीन, जो बिल्कुल शांत शांत सा रहता है, उदास उदास सा रहता है, ठीक है ना। इंडिफरेंट भी उदासीन होता है, एकदम शांत शांत सा रहने वाला व्यक्ति। फीबल होता है कमजोर, फीबल कौन होता है, ये होता है आपका कमजोर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मैं वर्ड मीनिंग बता दूं, पहले वाले वर्ड का अगर मीनिंग बता दूं, तब तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो फीबल मतलब हो गया कमजोर, ठीक है, हाँ, कमजोर यानी कि वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनिम, ठीक है। और अनहीडफुल होता है असावधान, हीड मतलब हेड, हेडफुल जिसका हेड सामने नहीं है, ऐसे करके याद कर लेना। तो अनहेडफुल मतलब होता, अनहीडफुल होता है असावधान। और बेनफुल होता है जिसको श्राप दिया जाता है, किसको श्राप दे दिया गया है इसलिए श्रापित है। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट का सवाल है, सिनोनिम बताना है आपको रेडी शब्द का। मतलब एक वर्ड होता है रेडी, रेडी का आपको सिनोनिम ढूंढना है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में से। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में से उसने 4 वर्ड निकाले हैं, एक तो प्रिपेयरिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा ऑर्गेनाइज्ड और चौथा इक्विप्ड। ये रहा। इन चारों शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो सिनोनिम है रेडी का। तो ऑब्वियसली प्रिपेयरिंग हो जाएगा, रेडी मतलब तैयार होना होता है और प्रिपेयरिंग का मतलब भी तैयार होना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी लिसनिंग मतलब सुनना, ऑर्गेनाइज्ड मतलब चीजों को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, और इक्विप्ड मतलब होता है सजा हुआ। हॉस्टाइल बताओ, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का सिनोनिम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लीजेंट है, हॉस्पिटेबल है, एम्पैथेटिक है, अनफ्रेंडली है। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, ठीक है, हाँ, नाउन होता है ये, नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज करा जाएगा। तो अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपके साथ बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं रखता, बिल्कुल खिलाफ चलता है, अलग चलता है। तो अनफ्रेंडली इज द मीनिंग ऑफ, सिमिलर मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल। प्लेजेंट होता है हैप्पी, हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी से रिलेटेड, एम्पैथेटिक होता है सहानुभूति, अनफ्रेंडली तो आपको पता ही है यहाँ पे अमित्र, वह व्यक्ति जो आपका फ्रेंड नहीं है। इंसीडियस क्या होता है, इंसीडियस बताइए, इंसीडियस का सिनोनिम बताना है। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ और हार्मफुल, ये होता है खतरनाक। क्या होता है, खतरनाक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि हार्मफुल, ठीक है, कोई ऐसी चीज जिससे आपको नुकसान हो सकता है। प्रोटेक्टेड होता है सुरक्षित, संरक्षित, सिक्योर होता है सुरक्षित, सेफ भी सुरक्षित होता है। मतलब ये सारे के सारे ऑपोजिट हैं, सिर्फ एक ही शब्द है जो सिमिलर मीनिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
अबाउंड एक शब्द होता है, देखो मेरे भाई, अबाउंड जो वर्ड है वो एसएससी सीजल, एसएससी सीजल 14 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट का सवाल है और एसएससी ने इसका आंसर दे रखा है गलत। ये है आपका क्वेश्चन नंबर अबाउंड। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, ठीक है, एक छोटी सी चीज कर लूं, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखना मेरे भाई सभी लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ये है एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट का सवाल। ठीक है, यहां उसने लिखा है अबाउंड और इसका सिनोनिम पूछ रहा है, और इस अबाउंड शब्द का सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन है, इंक्रीज, फ्लोरिश, सक्सीड और एडिक्वेट। इसका सिनोनिम बताना है। एसएससी ने इसका आंसर मार्क किया है गलत। मैं आपको प्रूफ देता हूं सारा। ये रहा आपका आंसर की। ठीक है, आंसर की में ये क्वेश्चन नंबर 8 था जिसका फ्लोरिश आंसर इन्होंने टिक किया है। ठीक है, अबाउंड का सिनोनिम, जबकि अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है अधिक। ठीक है, अधिक मतलब भरमार कह सकते हो, भरमार। ये स्पेशली जब लोगों की बहुत सारा भरमार होती है, किसी भी चीज की अधिकता होती है, उसको अबाउंड कहते हैं। तो उसका सिनोनिम यहां पे एडिक्वेट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एडिक्वेट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे उन्होंने फ्लोरिश टिक कर रखा है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ये। अब उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने इसको चैलेंज किया होगा उनका मार्क मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा, पर चैलेंज किया होगा तो ही मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पे एडिक्वेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। एसएससी ने इसका आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका पेरियूस। ठीक है, पेरियूस का आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। कब से आवाज नहीं आ रही है? कब से आवाज नहीं आ रही है? एक बार मुझे फटाफट से बताओ, मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा इस चीज को। सभी लोग मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन नंबर से आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है यहीं से आवाज नहीं आ रही, यहां से आवाज नहीं आ रही है, जहां तक मुझे लगता है। एक बार फटाफट से चेक करके बताना। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर कहां से आवाज नहीं आ रही। ये जो था मैंने बता दिया था, बताइएगा सब लोग फटाफट से। ये बता दिया मैंने, कहां थे हम? ये बता दिया, यहां से आवाज नहीं आई ना, बस एक क्वेश्चन से। चलो
यहां पे जो है इसका आंसर मैंने बता दिया, एडिक्वेट ये गलत दिया है एसएससी ने, ये बता दिया, इसका आंसर आ गया। तो मुझे अभी कंफर्म करो सभी लोग कमेंट करके, क्या इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल पाया कि नहीं मिल पाया? ये बहुत जरूरी चीज थी। हाँ 52 से नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो पेरियूज का मतलब होता है थिंक, थिंक करना मतलब अवलोकन करना, ठीक है ना, किसी चीज का अवलोकन करना है, उसके बारे में सोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा चेक करना, है ना। और अंडर का ओवर होता है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। हाँ अंडर का एंटोनिम बताना है आपको, ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। बीनीथ मतलब होता है किसी चीज के नीचे, कवर्ड जो होता है ना, जैसे इसके नीचे ये है तो इसके नीचे ये है, नीचे के भी नीचे होता है, उसको बीनीथ कहते हैं। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेजेस ऑफ हिम। मतलब देखो सर्वाइल का मतलब क्या होता है? सर्वाइल का मतलब होता है भोला भाला आदमी, भोला, चापलूस कह सकते हो, चापलूसी करने वाला, गुलाम कह सकते हो, है ना, गुलाम कह सकते हो, ठीक है, गुलाम, सीधा साधा, हद से ज्यादा जो सीधा होता है ना उसको कहते हैं, हद से ज्यादा जो सीधा होता है उसको कहते हैं। अब यहां पे आपको एंटोनिम बताना है, तो एरोगेंट होता है घमंडी। एरोगेंट कौन होता है? घमंडी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर टिक करना है, ठीक है ना। हाँ, और सीपिस कौन होता है? शर्मीला हुआ व्यक्ति जो चीजों से शर्माता है उसको कहते हैं सीपिस, है ना। बिकरिंग होता है जब पानी, जैसे कि मान लो कोई पहाड़ से हल्का सा पानी ऐसे टपक रहा है कहीं से ऐसे, तो वो खलल खलल की आवाज जो आती है ना पानी की, वाटर की, है ना, पानी की जो आवाज आती है, स्पेशली अगर समझ में नहीं आया तो यहां पे लिख लेना, पानी की आवाज, पानी की जो आवाज आती है ना खलल खलल की, उसको कहते हैं हम लोग बिकरिंग, ठीक है ना। कनिंग होता है वह व्यक्ति जो फ्रॉड होता है, चालाक, बहुत ज्यादा चतुर। अगला बताएंगे, he was compelled by everyone to join the group. he was compelled by everyone to join the group. बताओ इसका आंसर। डिम्यूर हो जाएगा, ऑब्सक्योर्ड हो जाएगा, कन्फेस्ड हो जाएगा, या इंड्यूस हो जाएगा। कंपेल्ड का देखो, कंपेल्ड का मतलब क्या होता है बताओ। कंपेल का मतलब होता है किसी को बेबस करना या मजबूर करना, प्रेशराइज करना, मजबूर करना कि भाई तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मजबूर करना। और कन्फेस होता है मान लेना, मान लेना, ये इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर होता है मान लेना, ठीक है ना। इंड्यूस नहीं होगा, इसका आंसर होगा कन्फेस्ड, तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। इंड्यूस तो गलत हो जाएगा, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। एंटोनिम बताना ना, हाँ, तो सी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 का। डिम्यूर का मतलब होता है आपत्ति, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर्ड। डू यू नो द ओल्ड एडेज? एडेज का मतलब क्या होता है? ओल्ड एडेज, द शो मस्ट गो ऑन। ओल्ड एडेज का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। बहुत बढ़िया। देखो पहले एडेज का मीनिंग समझो। एडेज क्या होता है? एडेज होती है कोई भी कही गई बात, ठीक है, कहावत जिसको कहते हैं। कहावत मतलब हमेशा सिद्ध की गई होती है, कहावत का मतलब होता है सिद्ध की गई, प्रूव्ड। ऐसी चीजें जो प्रूव्ड हैं, जिस चीज को लोगों ने या किसी तरह से प्रूव कर रखा है तो उसको बोलते हैं कहावत, ऐसी चीज। लेकिन मिसकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिना सिर पैर वाली चीज, उसको कहते हैं बिना निर्माण वाली चीज, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी कोई चीज जिसका कोई सेंस ही नहीं है। तो अगर कोई चीज ऐसी है, अर्थपूर्ण है, जिसमें कोई सेंस है, कोई अर्थ है, कोई कहावत है, जो चीज प्रूव्ड है, तो ठीक है ना। जैसे हम लोग मोटिवेशन देते हैं, जो शायरी वगैरह सुनाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रूव्ड होती है, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड होती हैं, है ना, तो उनको एडेज कहते हैं। लेकिन कुछ भी बोले जा रहा है कि मैं तेरी मोहब्बतों में, मैं कुछ नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो भी हम नहीं जानते, तेरी मोहब्बतों में हम कुछ नहीं जानते, ये क्या है? दिस टाइप ऑफ वर्ड्स और स्टेटमेंट्स लाइक मिसकंस्ट्रक्टेड। तेरी मोहब्बतों में हम कुछ नहीं जानते, जानते हैं तो भी हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। और जो सिद्ध की गई, प्रूव्ड होती हैं कि भैया कोई कहावत बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो वो एडेज होता है,
तो मिसकंस्ट्रक्ट इज द मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एडेज. मिस्टर खन्ना इज क्वाइट callous towards the victims of earthquake. victims of earthquake, earthquake का कौन victim होगा? लेकिन कोई बात नहीं. देखो जो खन्ना जी हैं, earthquake क्यों आता है, उसके कठोर हैं. कठोर, callous का मतलब होता है कठोर. इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कठोर. ठीक है, एकदम कठोर. और एक होता है आपका सिंपैथेटिक, उदासीन, जो किसी पे भी दया कर लेता है उसको कहते हैं. कठोर का उल्टा हो जाएगा सिंपैथेटिक, दयायुक्त या दयालु कह सकते हो. करुणामयी, जो दया कर देता है ना लोगों पे, उसको कहते हैं. अनसिंपैथेटिक होता है कठोर, कुरूप. रेशनलिस्टिक होता है तर्कवाद संबंधी, जो रेशनल एक किसी ऐसी चीज से रिलेटेड होता है जो तार्किक होती है, तर्क से रिलेटेड. नॉन डिप्लोमेटिक, जिसमें कोई भी राजनैतिकता नहीं होती है. एंटोनिम आपको बताना है ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का. किसका? ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है. तो आप बताएंगे ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पैसिमिस्टिक. ठीक है, लेकिन इसमें पैसिमिस्टिक तो है नहीं, आपको एंटोनिम बताना है. तो ये तो आशावादी होता है. निराशावादी कौन होता है? जो निराश होता है, ग्लूमी. या तो पैसिमिस्टिक होता है, इसमें तो आंसर हो जाता है, वरना ग्लूमी इज द करेक्ट आंसर. स्टे, इंसिडेंट, पॉजिटिव, ये नहीं होंगे. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. अगला बताइएगा नेक्स्ट. द ग्रेजुअल डैश कर्टेल, कर्टेल इन द एक्सपेंडिचर मेड दैम टेंस्ड. कर्टेल का मतलब होता है काटना, छांटना. काटने का मतलब कटौती करना. जैसे कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, एक्सपेंडिचर यानी कि आपके खर्चे बढ़ गए, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा खर्चा कम करते हैं, तो उसको हम लोग कर्टेन बोलते हैं. मतलब चीजों में कमी करना. और एक होता है काटना, मतलब कमी करना, इसका मीनिंग हो गया. और एक होता है कि उस चीजों को बढ़ा दो, कि भैया तंगी आ गई तो खर्चे बढ़ा दो. इंक्रीज, किसी चीज में बढ़ोतरी करना, इंक्रीज करना हो जाता है. और इंसिनुएटेड होता है किसी भी चीज की तरफ इंडिकेट करना, इशारा करना. इनेट होता है कोई ऐसी चीज जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जन्मजात. और इंडेंट का मतलब होता है जो भी हमारी डिमांड्स होती हैं, जो हमारी मांग पत्र होता है कि हमें ये चाहिए, इसके लिए. अगला बताएंगे नेक्स्ट है आपका लिली लिवर्ड. एक ऐसा व्यक्ति जिसका लिवर, लिवर मतलब जिसका जिगरा जो है वो लिली है, मतलब बहुत ही नाजुक है, बच्चों जैसा. अब यहां से आपके इडियम्स स्टार्ट हो रहे हैं. अभी तक आपने वोकैबुलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस कर लिए. अब इडियम्स और वन वर्ड्स, मतलब 7 क्वेश्चन आपके सिनोनिम के, 7 एंटोनिम के, 7 वन वर्ड के और 7 किसके? इडियम्स के. तो ये आपके और 7 स्पेल्ट के, मिस स्पेल्ट के. तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 7 क्वेश्चन करके. इसमें मिस स्पेल्ट भी हैं, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 35, जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड, इडियम्स एंड वन वर्ड सब कुछ होगा. तो लिली लिवर्ड का मतलब होता है जिसका बच्चों जैसा हृदय होता है, मतलब ज्यादा ही डरपोक आदमी होता है, उसको बोलते हैं नॉट ब्रेव. ये बहुत ज्यादा बहादुर नहीं है ना, उसको कहते हैं. पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स बट सून शी ट्राइड हरसेल्फ अप इन द नोट्स. ये एक इडियम होता है, ट्राई समवन और ट्राई वन सेल्फ अप इन द नोट्स का मतलब क्या होता है, इसका आपको मीनिंग ढूंढना है इडियम का. ये इडियम है ट्राई वन सेल्फ अप इन द नोट्स. नोट मतलब होती है गांठें, गांठ मतलब उलझने. अगर आप अपने आप को किसी भी चीज की वजह से उलझनों में डाल लेते हो तो इसको आप क्या कहोगे? बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शंस है. बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग. Make no progress in an argument or a discussion. या won't modify an opinion or agree to even small changes that another person. यही होता है अपने आप को और ज्यादा confused कर लेना. Become very confused, है ना. जब भी आप चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को और ज्यादा उलझनों में पाते हो. टू किक द बकेट का मतलब क्या होता है? किक द बकेट मतलब किक द मक्के. एक तो होता है हिट द शेक, होता है सोने जाना, ठीक है, हिट द शेक. और एक होता है किक द बकेट, इसका मतलब होता है आपका मर जाना, टू डाई. किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना.
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मिस द बोट, आपने बोट मिस कर दी, मतलब मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब एक काम ऐसा करना जिसमें बहुत सारे जोखिम होते हैं, जोखिम भरा काम करना। टू फेस रिस्क, जोखिम से भरा हुआ काम करना होता है टू बेल द कैट, मतलब कहने का टू फेस रिस्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है। सार्फ प्रैक्टिस का मतलब जानते हो? ये व्यक्ति क्या काम करता है? ये सार्फ प्रैक्टिस करता है, यानी कि ऐसे काम करता है जिसमें पैसा आता है लेकिन गलत तरीके से। ये कुछ ना कुछ 3-5 करता है, इधर से उधर करता रहता है, ये सही काम नहीं करता, तो इसको कहते हैं डिसऑनेस्टी। सार्फ प्रैक्टिस का मतलब होता है ऐसा काम जिसके अंदर ईमानदारी नहीं होती है, बेईमानी से किया गया कार्य। मेड अ बिग फस, फस मतलब होता है बखेड़ा खड़ा करना। अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, जैसे मान लो कि आप बाइक लेके जा रहे हो, किसी आंटी की साड़ी से आपकी बाइक टच हो गई या हल्का सा टच हो गया, हल्का सा, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। इवन लड़के कई बार ठुक जाते हैं, उनके घुटने उठने छिल जाते हैं, तब भी चल कोई बात नहीं यार, दोस्त है, सॉरी बोल देगा तो काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, आंटी अगर कोई मिल गई तो माहौल गर्मा देगी वहां का पूरा। तो मेड अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी चीज के ऊपर बखेड़ा खड़ा करना, पूरे माहौल बना देना वहां का, तो ये होता है ना। एक अब ये जो है ना, ये मीनिंग है, ये ईडियम नहीं है, ये आपका मीनिंग है। और ये पूछ रहा है कि ये किस ईडियम का मीनिंग है। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक तो है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ये होता है जैसे को तैसा, अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसे को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिवर्स मिलेगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है मिस गाइडेड, ठीक है, या मिसलीडेड। अगर आपने आपको किसी ने गलत तरीके से गाइड कर दिया, आप गलत रास्ते पर हैं, तो उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है मेक मैटर वर्स्ट, जले पे नमक छिड़कना, जले पे नमक लगाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और अ स्टॉर्म इन अ कप टी का मतलब होता है एक छोटी बात का बतंगड़ बनाना, इसका मीनिंग होता है बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना होता है कि भैया किसी भी चीज का आपने वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, ठीक है ना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 4, अ थिंग फिट टू ईटन, एक ऐसी कोई चीज है जिसको आप खा सकते हो, यानी कि खाने योग्य अगर कोई चीज होती है तो उसको आप क्या कहते हो? कोई भी ऐसी चीज जो खाने योग्य होती है उसको ईडेबल कहा जाता है, पीने योग्य होती है उसको पोर्टेबल कहा जाता है, ठीक है। पोर्टेबल होता है पीने योग्य और खाने योग्य होते हैं ईडेबल। क्यूरेबल होता है जिसको क्योर किया जा सके, दैट कैन बी क्योर्ड इज क्योरेबल। डाइजेस्टिबल होता है जिसको डाइजेस्ट किया जा सके, पचाया जा सके। और एलिजिबल होता है योग्य, है ना, जो किसी भी काम के लिए योग्य होता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि कभी भी पूरे देश में कोई सिस्टम, कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई रूल एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही लोगों को छोड़ दो खुला, उस व्यक्ति को हम अनार्किस्ट बोलते हैं। अराजकतावादी, वह व्यक्ति जो चाहता है कि देश में अराजकता फैली रहे, उसको अराजकतावादी कहा जाता है। अराजकता मतलब होता है नो रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एंटी क्रिस्ट होता है वह व्यक्ति जो क्रिश्चियन या क्रिश्चियन भगवान से नफरत करता है, क्रिश्चियन लोगों से। ईसा मसीह का शत्रु। एंटागोनिस्ट जो होता है वो होता है विरोधी, वह व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति का विरोधी होता है उसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट, विपक्षी। एडवर्सरी होता है प्रतिद्वंदी, आप कह सकते हो विरोधी, ये भी आपका विरोधी, या आपका जैसे आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपके ऑपोजिट बोलने वाला व्यक्ति होता है प्रतिद्वंदी, जो आपके साथ खड़ा है सामने लड़ने के लिए।
अ पर्सन हु, यहां से वन वर्ड्स आपके स्टार्ट हो गए हैं, याद रखना पिछले कुछ क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये वन वर्ड्स के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है। लोग ही लोगों से नफरत कर रहा है, मतलब पर्सन ही पर्सन से नफरत कर रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी, मानव जाति का ही द्वेषी है, ठीक है, उसको मिसैंथ्रोप बोलते हैं, मानव द्वेषी। और एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानव प्रेमी होता है, फिलैंथ्रो या फिलैंथ्रोप कह सकते हो या फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हो, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोप, ये होता है मानव प्रेमी। जो व्यक्ति मानव जाति से प्रेम करता है उसको कहते हैं फिलैंथ्रोप। हर्मिट कौन होता है? एकांतवासी, वह व्यक्ति जो एकांत में बिलीव करता है, एकांत समय जो गुजारता है। और परवर्ट होता है गुमराह व्यक्ति, जिसको भटका दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। और मैसोकिस्ट होता है कष्ट में सुख अनुभव करने वाला। मैसोकिस्ट मतलब वह व्यक्ति जिसको कष्ट दिया जा रहा है, परेशानी दी जा रही है, ठीक है, और उस व्यक्ति को कष्ट में भी मजा आ रहा है, सुकून सा मिल रहा है, उस व्यक्ति को बोलते हैं मैसोकिस्ट। अब प्लेस वेयर कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स, सिक्के, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसी चीज जहां पे गोल गोल सिक्के बनाए जाते हैं या मेडल्स बनाए जाते हैं, उस जगह को मिंट कहते हैं। मिंट मतलब होता है टकसाल, मिंट मतलब टकसाल बोलते हैं जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं। हैंगर जो होता है HANGAR, ठीक है, ये होता है हैंगर जिसमें विमान या जहाज रखे जाते हैं, हवाई जहाज। और एक होता है हैंगर, हैंगर ये होता है लटकाने वाला, वो होता है हैंग करने वाला, हैंगर, ठीक है ना। और हच होता है पिंजरा, जिसमें छोटे छोटे पक्षियों को या फिर किसी छोटे से जानवर को, पिल्ला विल्ला जो होता है ना, पप्पी पप्पी, उनको रखते हैं। और मोनेस्ट्री होता है बौद्ध लोगों का मठ, पूजा करने की स्थान। अ पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को ही त्याग देता है, उसको हम धर्म त्यागी कहते हैं। इंग्लिश में उसको एपोस्टेट कहा जाता है। एपोस्टेट मतलब धर्म त्यागी व्यक्ति, ठीक है, धर्म त्यागी जो अपने धर्म को ही त्याग देता है। प्रीस्ट पुजारी होता है। ईगोटिस्ट होता है जिसके अंदर अहंकार होता है। और एथिस्ट होता है नास्तिक, जिसके अंदर, है ना, जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड, अभी अभी तो पढ़ के आए, जो भगवान को नहीं मानता, वो मानते नहीं कि भगवान एग्जिस्ट करते, उसको एथिस्ट बोलते हैं। इररेवरेंट होता है अपमान से रिलेटेड। देखो रेवरेंस एक शब्द होता है, ठीक है, रेवरेंस मतलब नाउन, ये होता है सम्मान, ठीक है। और इररेवरेंट जो होता है, इररेवरेंस जो होता है, ये भी नाउन होता है, ये होता है अपमान। तो रेवरेंस से बन गया रेवरेंट एडजेक्टिव, और इररेवरेंट से बन गया, इररेवरेंस से बन गया इररेवरेंट, यानी कि अपमान या अनादर युक्त, जिस चीज में अपमान होता है उसको इररेवरेंट बोलते हैं। प्रोफेन अपवित्र होता है, जो चीज अपवित्र होती है। प्योर होता है, इम्पायस होता है, पायस होता है, पायस होता है प्योर, इम्पायस अपवित्र, इम्पायस। ब्लास्फेमी होती है ईश्वर निंदा, ईश्वर की निंदा, भगवान की जो निंदा होती है उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। देखो एक ऐसी किताब या ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, या कोई एक किताब जिसमें एक पर्टिकुलर चीज की डिटेल में जानकारी लिखी होती है, उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया मतलब कि अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो जाके एनसाइक्लोपीडिया पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि वहां पे क्या होता है, कैसे होता है। डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड मीनिंग्स होते हैं। वॉल्यूम तो किसी भी चीज का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एक एडिशन होता है, ठीक है ना, हाँ,
एक एडिशन होता है। अगला बताओ। और एंथोलॉजी होता है संकलन। एंथोलॉजी एक वो होती है बुक पर्टिकुलर। यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट के, ठीक है, या तो रॉन्गली स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड। जरा ध्यान से देखिएगा। द विलेज बैगर्स नो लॉन्गर इल एट, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से 4 वर्ड निकाल दिए। एक तो असाइंड, अप्रेंटाइसेस, बेगर्स और ग्लिटरिंग्स। ये 4 शब्द में से आपको कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। तो देखो इसमें जो गलती है ना वो ग्लिटरिंग की गलती है, क्योंकि इसमें ग्लिटरिंग में 2 आर नहीं आते, आर एक आता है और टी 2 आते हैं। ग्लिटरिंग होता है टी 2 आते हैं, आर एक आता है, ठीक है। इसने आर 2 कर दिया है, टी 1 कर दिया है, तो ग्लिटरिंग हो जाएगा, ग्लिटरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड। बाकी सब सही है, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो जाएगा चमकता हुआ। अप्रेंटाइसेस होते हैं नौसिखिया, जो हम किसी के काम करते हैं ना, किसी के अंडर काम करते हैं, उन लोगों को अप्रेंटाइसेस बोलते हैं। बेगर्स भिखारी होते हैं। असाइंड होता है किसी चीज को सौंप दिया, असाइन कर दिया। दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन, यहां पे आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है एसोसिएशन की, यानी कि ये जो स्पेलिंग है ये गलत है ही है। इसके साथ साथ इन चारों ऑप्शंस में से भी 3 गलत होंगी, 1 सही होगी, तो आपको वो वाली स्पेलिंग चूज करनी है जो सही है। तो एसोसिएशन में 2 एस आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हट गया। 2 एस आते हैं मतलब ये भी हट गया। 2 एस आते हैं, 2 एस आते हैं, लेकिन आगे जो है ना सी आता है ना कि एस आता है, तो SIATION नहीं होता, CITION होता है। एसोसिएशन मतलब संगठन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट द इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्ट। एक तो ढूंढना है और उसको करेक्ट भी करना है, दोनों चीज करनी है। इस पूरे सेंटेंस में से 4 वर्ड निकाले। एक तो फ्लोरल है, एक स्टैचू है, एक ट्रिब्यूट्स है और एक होस्टिंग है। इन चारों, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में से, ये बहुत प्यारा सवाल है CGL 2023 का, SSC CGL 14 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। इसमें क्या है, होस्टिंग शब्द लिखा गया, होस्टिंग। अब ये जो होस्टिंग शब्द है ये गलत नहीं है, सही है, बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत होता है। देखो होस्ट करने का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना एक तरीके से, ठीक है, स्वागत सत्कार करना, ठीक है। होस्टिंग का मतलब होता है स्वागत करना, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सूटेबल नहीं है। बाकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, ये कह रहा है कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करो उस वर्ड को जो गलत है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और उसको सही भी करना है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो फ्लोरल भी सही है, स्टैचू सही है, ट्रिब्यूट भी सही है, होस्टिंग भी सही है, बट होस्टिंग की जगह हम होस्टिंग करेंगे। एक शब्द होता है होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब होता है झंडा फहराना, फहराना इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, फहराना, ऊंचा करना या फहराना। ये स्पेशली फ्लैग के लिए ना, फ्लैग के लिए हमेशा होस्ट वर्ड इस्तेमाल करा जाता है, होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग, HOISTING, फहराना इसका मतलब होता है। ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि देना। फ्लोरल होता है फूल, फूल से रिलेटेड, रिलेटिंग टू फ्लावर इज फ्लोर, फ्लोरल। एक और क्वेश्चन देखो, क्लास आज तो बहुत लंबी पड़ गई है ना, 2 घंटे की क्लास जाएगी लगभग। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जहां से आपके 4 ऑप्शन ले लिए गए हैं। एक तो स्पॉन्टेनिटी, एक इंस्टेंटेनियसली, एक ब्रेनस्टॉर्म ले लिया, एक एक्सटेम्पर ले लिया। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी है? तो देखो स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग गलत है, बाकी सब तो सही है। इंस्टेंट, ये क्या है, इंस्टेंटेनियसली ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म भी ठीक है, एक्सटेम्पर भी ठीक है, बिना सोचे समझे। लेकिन स्पॉन्टेनिटी में NEIT होता है, स्पॉन्टेनिटी में NEIT होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SPONTANEIT, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता, और स्पॉन्टेनियसली होता है स्वाभाविक रूप से, सरलता से। ब्रेनस्टॉर्म होता है ब्रेन का मंथन करना, स्टॉर्म मतलब इसको खंगालना, मंथन करना, सोचना एक तरीके से। एक्सटेम्पर होता है बिना सोचे समझे, अचिंतित। और इंस्टेंटेनियसली होता है तत्काल, इंस्टेंट से रिलेटेड है, तुरंत। एक होता है आपका
यहां से इम्प्लीमेंटेशन एक शब्द है, इम्प्लीमेंटेशन, तो इस इम्प्लीमेंटेशन का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। और 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो देखो इम्प्लीमेंटेशन में PLA तो ठीक है, बस SION नहीं होता, TION होता है, लेकिन LI नहीं होता, LI नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत। ये सही है, ये सही है, बट इसमें TION है, इसमें भी TION है। मेंटेशन होता है, MANTAN नहीं होता, MEN होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर C इसका परफेक्ट आंसर हो जाना है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, इसका आंसर C हो जाना है। अगला बताओ, यहां से भी आपके 4 वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया गया है। इन 4 वर्ड्स को अंडरलाइन करके यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट सही है, टिमिड सही है, एडोलसेंस गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि एडोलसेंस में SCE होता है और E होता है, LE होता है, SCE, एडोलसेंस और एडोलसेंट। ठीक है, किशोर अवस्था और किशोर। ठीक है, एडोलसेंस होता है किशोर अवस्था, मतलब जवानी से नीचे का जो स्तर होता है ना, जैसे कि 18, 19, 20 साल के जो लोग होते हैं ये किशोर होते हैं। 25 से 30 के बीच में जवान होते हैं। 30 के पार जब जाता है तो सीनियर सिटीजन होते हैं, और जो 70, 80 के बाद जाते हैं तब वो बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, या 60 प्लस जाते हैं, 70 प्लस जाते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध, ओल्ड एज। एक लास्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, डिसीव्ड, रिसीव्ड। और देखो जब भी सीव वाला साउंड कभी आपको दिखाई देता है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, जो सीव साउंड होता है ना, वो S या C जो भी आप लगाते हो, C, उसके बाद E पहले आता है, I बाद में आता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, IE लिख के देगा, ये गलत और ये सही होता है। सीव साउंड जिस वर्ड में आता है, जैसे डिसीव है तो सही है ना, रेसिस्टेंस है, परसीव है, कंसीव है, लेकिन लीव, चीव जे होगा उसमें आई पहले आता है, जैसे लीव या चीव जो भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आई पहले आता है और ई बाद में आता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि इसमें रिसीप्ट जो होगा ना, रसीद, उसमें ई पहले आएगा, जहां पे लिखा हुआ है देख लो। ये आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 80। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, सब कुछ। अब बारी है आपके कॉम्प्रिहेंशन की, क्लोज टेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। हाउस द जोश, जल्दी से बताओ फटाफट। मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, लेकिन जोश अंदर से बराबर है। मैं अभी 2-4 घंटे और पढ़ा सकता हूँ लगातार, लेकिन आप तो चुपचाप बैठे हो, आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, चलो बताओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, सबसे पहले क्लोज टेस्ट मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा आप नज़रों से पढ़ लो और सीधे क्वेश्चन की तरफ चल दो, क्योंकि हम क्लोज टेस्ट एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको आप पढ़ते पढ़ते भी आंसर लगा सकते हो, यानी कि क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ साथ में भी आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा सोचने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है। ठीक है ना, चलो तो क्वेश्चंस के मैं ऑप्शन देता हूं। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 81 है, और 1 मतलब 1। ठीक है ना, 81 मतलब 1। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ह्यूमन लाइफ इज अ डैश, ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग, कंसिडरिंग, कंसिडर्ड, टू कंसिडर और कंसिडर। देखो ये पास्ट पार्टिसिपल यूज करा जाएगा पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे इज आर एम के साथ V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल पूरा यूज करेंगे, ये हमने नॉन फाइनाइट में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे कंसिडर्ड इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, सॉरी सी इसका सही आंसर होगा। उसको कंसिडर किया जाता है कि यूनिक ब्लेसिंग की तरह, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। डैश ऑफ द सेल्फ किस चीज पे डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल के बाद में नाउन का आना कंपलसरी है कि नहीं। यहाँ पे नाउन का आना कंपलसरी है, तो यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो नाउन है, विटनेस तो होगा ही नहीं, विटनेस पे डिपेंड नहीं होगा, नोन पे डिपेंड नहीं होगा। अवेयर एडजेक्टिव होता है, तो ये वैसे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवेयर हो सकता है इज आर एम के बाद आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही हु इज नॉट अवेयर,
तो ये इज से बाद में आ रहा है, यानी कि ये हु के लिए यानी कि ही के लिए काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये एडजेक्टिव है, वेयर के बाद में प्रेपोजिशन ऑफ आती है, वो बिल्कुल सही है। आगे देखोगे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या आंसर लगाओगे, यहां पे बताओ। डैश द फार्मलेस, सिंस द फार्मलेस, फ्रॉम द फार्मलेस, या एज द फार्मलेस गॉड, या फिर फॉर द फार्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू नेकेड आइज। बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का। देखो यहां पे आपको कंजंक्शन लगाना है ना, तो यहां पे आपको देखो यहां पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो जब भी कोई सेंटेंस सिंस या एज सुन एज या सिंस बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे कोई कंजंक्शन मिलते, तो या तो इसमें अकेला एज आ सकता था, या फिर सिंस आ सकता है, या बिकॉज आ सकता था। एज पर नहीं होगा क्योंकि पर के आगे नाउन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई चीज जिसके आधार पे हम बात करते हैं, तो इसमें सिंस इज द करेक्ट आंसर है ना। सिंस द फार्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, आर माइंड ऑफन वंडर्स, हमारा मस्तिष्क कभी कभी भटक जाता है, वेयर एवर इट गोस डैश, जब भी ये मतलब जाता है कहीं पे भी इधर उधर जाता तो भटक जाता है। अब आगे लिखा हुआ है डैश वी आर अनेबल, तो यहां पे फोर्थ वाले में क्या आंसर लगाओगे बताओ। एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव, एज अ रिएक्शन, एज अ रीजन, एज अ कॉजिंग। एज अ रिजल्ट, जो कुछ भी हम देखते हैं जो इनविजिबल नेकेड आई से हमें दिखता नहीं है, भगवान जी, लोग कहते हैं ना कि भगवान को नहीं मानते, क्योंकि वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा नहीं यार, किसी ने नहीं देखा। और ये जो लोग मानते हैं वो ये कहते हैं कि भाई भगवान ऐसे ही नेकेड आई से नहीं दिखते, अंतर ध्यान लगाना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो जब हम ऐसा हमारा दिमाग भटक जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, इसीलिए हम दैवीय शक्तियों के प्रति अपना प्रेम नहीं दिखा पाते, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एज अ रिजल्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड रिलीजन, और जो धर्म होते हैं, लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस, ब्रेक इनटू या ब्रेक्स इनटू। तो देखो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, व्हाइट लाइट ऑफ हेवंस, तो यहां पे जो हेवंस की व्हाइट लाइट होती है, स्वर्ग से जो सफेद लाइट आती है व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब लगाओगे तो देखो ब्रेक तो होगी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ये होगी ना ब्रेक्स हो सकती है, ब्रेक्स हो सकती है, लेकिन ब्रेक के साथ में इनटू फिक्स रहता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना, बिना इजाजत के घुस जाना, ठीक है, या टूट जाना भी होता है, ठीक है। हाँ, टूटना भी होता है, घुसना भी होता है, टूटना भी होता है। अगर इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है टूटना या बिखरना, ठीक है। और अगर फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है घुसना, यानी कि चोरी के इरादे से ब्रेक इनटू करना, ब्रेक इन, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पहला क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, क्लोज टेस्ट 1, यानी कि आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यह है क्लोज टेस्ट नंबर 2, यानी कि क्लोज टेस्ट दूसरा है, इसके आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा नजर मार लो इस पे हल्का सा थोड़ी देर के लिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम आंसर्स लगाएंगे। बताओ भाई, चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। अब पहले वाले ब्लैंक में आपको क्या भरना है, क्वेश्चन नंबर 86 है। बताइए, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। टिपिकल सोलर सिस्टम, ह्यूज सोलर सिस्टम, या द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम हो जाएगा क्योंकि सोलर सिस्टम एक ही है और पूरा संसार का, तो वो डेफिनेट आर्टिकल है, तो हम यहाँ पे और कुछ नहीं लगा सकते। सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में है सन, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल, ये एक तरीके से लगभग परफेक्ट एक बॉल है ऑफ हॉट प्लाज्मा, जिसमें एक बहुत सारी आग भरी हुई है। द सन हैज इंस्पायर्ड, जो सन है उसने इंस्पायर कर दिया है अस, हमको, सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही। इट इज सेंट्रल, ये सेंट्रल है टू मिथोलॉजी, मिथोलॉजी का, यानी कि ये सेंट्रल है मैथोलॉजी, मतलब जो भी हमारी मिथोलॉजी है, पुराण है उनमें, एंड रिलीजन, और हमारे धर्मों में। लोग कुछ भगवान मानते हैं, कुछ कुछ मानते हैं। इन डैश, तो इन कल्चर्स हो जाएगा,
अलग अलग कल्चर्स में, जैसे हिंदू लोग ये अपना धर्म मानते हैं तो वो अपना भगवान मानते हैं, कुछ लोग अपना ईष्ट मानते हैं, कुछ और मानते हैं, तो वो अपने अपने कल्चर्स में इनको रिलीजियंस में या कहीं पे भी माना जाता है, इनको मैथोलॉजी में इनको सेंटर माना जाता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है ना। जैसे नदियों को भी मान लेते हैं कि इनके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो पाएगा, ऐसे ही इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, ये हमारे प्लेनेट को यानी कि धरती को गर्म रखता है जिससे चीज़ें ग्रो होती रहती हैं, ठीक है ना। इट गिव्स अस लाइट, ये हमें लाइट देते हैं, सो वी कैन सी, जो चीज़ों को हम देख सकते हैं। इट इज़ बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश, ये बहुत दूर होता है चीज़ों से, किससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ, ये एक तरीके से बाय फार मतलब एक तरीके से एक एनर्जी का डैश है, एनर्जी का सोर्स होगा भाई, गैस्चर थोड़े ना होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, सिंपल सी बात है, सिंबल ऑफ एनर्जी नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर धरती पर आप लाइफ चाहते हैं तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बिना लाइफ ही नहीं है। इट इज अबाउट 100 टाइम्स वाइड एज वाइड, ये 100 टाइम्स एज वाइड मतलब 100 टाइम चौड़ा हो सकता है, किससे, डैश द अर्थ, अर्थ से। तो एज वाइड एज, भाई पॉजिटिव डिग्री है, एज वाइड एज होगा, एज सिंपल सी बात है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये धरती की अपेक्षा में 100 गुना से भी ज्यादा चौड़ा है आकार में। आगे देखोगे, यहां से पढ़ना शुरू करो। थिंग्स वुडंट ऑकर लाइक फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कॉज्ड नो डैश ऑफ लाइफ, इनकी वजह से और क्या होता है, इफ देयर वर नो सन, अगर सन नहीं होता तो इससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस जानते हो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हिंदी में बोलते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधे नहीं उगाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएंगे तो इंसान नहीं आएंगे, तो वही है, ऑक्सीजन भी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से नो डैश ऑफ लाइफ, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, भाई धरती पर लाइफ होएगी ही नहीं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जब लाइफ ही नहीं होगी, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ कहां से आएगी, अगर सन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ खत्म। ये नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट थर्ड, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले थोड़ा सा नजर मार लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट से नजर मार लो मेरे भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शुरू करें अपनी कहानी क्लोज टेस्ट। चलो पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना, इसका आंसर बताओ जल्दी। Global warming is one of the biggest environmental consequences, environmental opportunities, challenges और benefits facing the world today. Challenges है भाई, ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज ही तो है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से एक ग्लोबल वार्मिंग भी है जो कि पूरा संसार फेस कर रहा है इस चीज़ को। द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन, एमिशन मतलब जो प्रवशन बोलते हैं, कुछ ऐसे निकलना बोलते हैं ना, जैसे जहरीले गैस होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है जैसे कि जो भी फैक्ट्रियां हैं कुछ भी है उसमें से धुआं निकलता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी जो एमिशन है, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज द मोस्ट हाँ नहीं मतलब प्राइमरी कॉज है, ये क्या है, सबसे बड़ा कारण है, तो एमिशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन या कंडक्शन नहीं होगा, एमिशन होता है, एमिशन निकलना होता है किसी भी चीज़ का। थर्ड वाले ऑप्शन में आप क्या लगाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज गैसेस ट्रैप हीट, ये जो गैसेस है वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती हैं फ्रॉम द सन, वो वहाँ से सन हीट खींचती हैं, कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, ठीक है। द डैश इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट या न्यूट्रल इफेक्ट या नेग्लिजिबल। नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, इन ग्लोबल वार्मिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और है ना बायोडाइवर्सिटी,
बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑब्वियसली। मैनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, डैश टू रिड्यूस ग्रीन हाउसेस, सैंक्शंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउसेस, सब्सिडीज टू रिड्यूस, सब्सिडी तो होगा नहीं कि भाई ग्रीन हाउस को घटाने के लिए सब्सिडी दी है, रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज, तो इसमें आपका पॉलिसीज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है कि हमने, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है चीज़ों को अमल में लाना। अब उन्होंने कहा कि हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, यानी कि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है इसको घटाने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज भी शो करी हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, पहले पॉलिसीज आती हैं तब रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, ठीक है ना। However, individuals can also play a role in dash global warming by making small changes to their daily habits such as reducing their energy consumption and driving less. अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। कैसे कि वो एनर्जी जो है थोड़ी सी कम इस्तेमाल में लाए, है ना, और ड्राइविंग बहुत कम करे। जैसे गाड़ी कम चलाओगे तो क्या होगा, उससे धुआं कम होगा। अगर आप एनर्जी कम खर्च करोगे, जैसे कि लाइट कम खर्च करोगे, तो लाइट जहाँ से बनती है उसके लिए बहुत सारा हमें पोल्यूशन करना पड़ता है, आग जलती है तब ना आपकी वो होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। तो अगर इनमें हम कटौती करें तो भाई बहुत सारा जो है हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नॉर्मली काम चला लेंगे। लेकिन नहीं, लोग एसी वेसी चलाते हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ होता है। एक तो एसी खुद ही गैस छोड़ता है गंदी वाली, ऊपर से आपका जो एनर्जी लाइट खाता है वो ज़्यादा खाता है, तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये है क्लोज टेस्ट नंबर 4। मतलब अब हम क्लास की समाप्ति की तरफ हैं, ये आखिरी क्लोज टेस्ट है और लास्ट के 5 सवाल बचे हैं, ठीक है। सर मेरा नाम रोहित शर्मा फ्रॉम बखर झारखंड, सेलेक्टेड इन सीपीओ बट आई वांट सीजल वांट टू डू व्हाट टू डू। अरे बहुत अच्छी बात है, पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। अगर आप सीजल क्रैक करना चाहते हैं तो सेम आपका जो आपने पढ़ाई करी है ना, उसको दोहराओ, प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा उस पर ज़्यादा काम करो, सीजल निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी। चलो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग। एक नई लैंग्वेज सीखना एक चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो डैश। बट के बाद अगर इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, है ना, ऑपोजिट मीनिंग। इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव वर्ड ये नहीं आएगा। ये कह रहा है कि एक नई लैंग्वेज सीखना चैलेंजिंग हो सकता है बट रिवॉर्डिंग भी होता है, उससे हमें सम्मान भी तो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो, पढ़ाई करना चैलेंजिंग हो सकता है बट रिवॉर्डिंग भी तो होगा। जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, है कि नहीं। तो रिवॉर्डिंग इज द करेक्ट आंसर। इट कैन ओपन अप, ये क्या कर सकती है, ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकती है फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चर। ये दूसरा है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कल्चर एक्सचेंज। जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ की भाषा सीख जाएंगे तो हम उनसे बात कर पाएंगे, ठीक है। वी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू। अगर हम वेन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, जब हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। हमें पेशेंट रखना है, मतलब पेशेंस रखना है, हमें पेशेंट बनना पड़ेगा। पेशेंट मतलब मरीज नहीं बनना है, सहनशीलधारी बनना है, धैर्यशील बनना है, धैर्य रखना है आपको। एक दिन में किसी भी अदर लैंग्वेज को आप नहीं सीख सकते। आप इंग्लिश सीखने में कष्ट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड डैश योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ, नेग्लेक्ट योर सेल्फ, रश योर सेल्फ और फोर्स योर सेल्फ। गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस। हमें प्रोग्रेस को, अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए समय देना होगा, समय देना। गिव योर सेल्फ टाइम। अगला बताइएगा, यहाँ पे बताओ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर। एक बहुत अच्छा रास्ता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने को आसान बनाने का, इज टू डैश टू इट एवरी डे। टू हेजिटेट, डेली आपको हेजिटेट होना है या डेली भूल जाना है या प्रोक्रेस्टिनेट करना है, टालना है, या कमिट करना है। भाई डेली कमिट करना है। बाकी के तीनों वर्ड तो नेगेटिव है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना चीज़ों को आगे के लिए, और फॉरगेट होता है भूलना,
तो टालना भी नहीं होगा, चीज़ों को टालेंगे नहीं हर रोज, ना भूलेंगे ना हेजिटेट होंगे, बस कमिट करो कि हमें आज ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। इवन इफ इट इज जस्ट लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर फ्यू मिनट्स, हाँ भले ही आप कुछ ही मिनट पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, ये चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करेगी। आप दिन में भले ही कम पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। एंड reinforces what you are learning, प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ सीखने पे ध्यान मत दो, बल्कि इसके अलावा आप जैसे जो भी सीख रहे हो उसके अलावा आपको क्या क्या करना है, प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो, मतलब ये तीनों चीज़ें भी, प्रैक्टिस भी करनी है, लिसन भी करना है, स्पीक भी करना है, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, केवल रीडिंग और राइटिंग नहीं, बोलना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। बाय इमर्जिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, जो आप अपने आप को किसी भी लैंग्वेज में या उस कल्चर में इमर्ज करते हो, उड़ेलते हो, डालते हो, यू कैन एक्सिलरेट योर डैश एंड गेन, आप अपनी डैश को एक्सिलरेट कर सकते हो, अपनी डैश को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं अब हम अपनी चीज़ों को एक्सिलरेट योर डैश एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, अपनी पिच को एक्सिलरेट करोगे या कॉम्प्लिसेंसी को एक्सेलरेट करोगे, या प्रोग्रेस को या स्टेमिना को, प्रोग्रेस जो भी आप प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा हुआ ना टू प्रोग्रेस, तो अपनी जो प्रोग्रेस है, आप धीरे धीरे जो चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर रहे हो उसको और ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। उस लैंग्वेज की डीप नॉलेज को भी आप गेन कर सकते हो। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इट इज ऑल्सो डैश, वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों से ही, जैसे आप तमिलनाडु में चले जाओ तो वहाँ से बात कर करके आप तमिल सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डॉन्टिंग करना पड़ेगा, आर्डुअस बनना पड़ेगा, या एंजॉयबल या फिर इंटीमेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, वो एंजॉयबल भी है। अगर चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं, है ना, चीज़ों को एंजॉयबल भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल है, वो कह रहा है कि प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि ये एंजॉयबल भी है एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस, और इससे आपको मज़ा भी आएगा। ऐसा होता है जब हम किसी अंग्रेज से अपनी हिंदी बुलवाते हैं तो वो अजीब सी हिंदी बोलता है, और हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है मेरे भाई साहब एक ज़बरदस्त मुकाम, जिसको हम कहते हैं कि हमने आखिरी सवाल सक्सेसफुली निपटाया है, और ये क्लास आपकी होती है कंप्लीट। मेरे दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं का, मतलब मज़ा ही आ गया आज की क्लास में। और मैं वादा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 21 दिन का हार्ड चैलेंज है ना, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि 21 दिन 21 सेट और 2100 क्वेश्चन, वो भी पूरी इंग्लिश से। ऐसा कोई सेक्शन हमने छोड़ा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो वो इसमें नहीं आया हो। हर तरह के हर सेक्शन से क्वेश्चन इसमें डाले हैं, वोकैबुलरी के हर क्वेश्चन 5 सेक्शन से क्वेश्चन डाले हैं। ग्रामर में आपके 5 सेक्शन से, देखो, वॉइस नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन और फिलर्स, ये ग्रामेटिकल हो गए। इसके बाद आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड्स और स्पेलिंग टेस्ट के 7 क्वेश्चन ये आपके हो गए, 35 क्वेश्चंस जैसा कमिटमेंट किया था। और इसके बाद आपके 20 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट के हो गए, और इसके अलावा आपके बस हो गए 15 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हो गए, 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके वॉइस नरेशन को हो गए, और 20 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन। मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन हमने पूरे सेक्शन से कवर किए हैं, सारे सेक्शन से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज इसी तरह से ऐसी ही चलेगी और इसी तरह से आपको बेनिफिट होते रहेंगे। आपके किसी भी एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाओगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इवन आप उस लायक भी बन सकते हैं जो जिस लायक आप बनना चाह रहे हैं, कि मैं सिलेक्शन लूँ, है ना, या 2 डिजिट में रैंक लेके आऊँ, ऐसा कुछ। ठीक है, खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस चलने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।